नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम कक्षा 12 की जो इतिहास विषय की जो पुस्तक है उसका भाग जो पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, और उसका पहला ही चैप्टर चल रहा है ईंट मन की अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके हम 3 वीडियो अब तक पढ़ चुके हैं। तो 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। आपको स्टडी विद मनोज सैनी, जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर प्ले लिस्ट है उसमें देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको पहला जो वीडियो है वो सिलेबस का मिल जाएगा। उसके बाद में 3 वीडियो हैं वो मैंने डाल दिए हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हो, अच्छे से नोट्स बना सकते हो। आज हम टाइम को खराब नहीं करते हुए डायरेक्ट देखते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्वाह के तरीके, यानी कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, उनका नामकरण कैसे हुआ, ठीक है, उसके निर्माता, उसका विस्तार वगैरह सारे चीज़ें देख चुके हैं हम। आज हम निर्वाह के तरीके देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक दे रखा आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में जो टॉपिक दे रखा है निर्वाह के तरीके दे रखा है, तो उसको, और इसके बाद में एक है कृषि प्रौद्योगिकी। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद में आपका जो मेन जो स्थल है मोहनजोदड़ो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे जो निर्वाह के तरीके है ना, वो दो चित्र बताए गए हैं। यहाँ पर निर्वाह के तरीके में चित्र बताए गए हैं। अब इन चित्रों के माध्यम से आप अपने बुक है वो अपने साथ रखा करो। चित्रों के माध्यम से हम देखेंगे और समझेंगे। ये अपने बुक है उसमें देखते रहना। तो निर्वाह के तरीके में देखो, सिंधु घाटी सभ्यता है उसके लोग, और उससे सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के, यानी कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया, मतलब इतिहासकारों ने। मतलब पूर्व हड़प्पा, जो मेन हड़प्पा सभ्यता है ना आपकी, उससे पहले की तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता जो कच्ची बस्तियों के रूप में थी। कृषि, पशुपालन, शिकार, ये मुख्य जीवन निर्वाह का तरीका था। व्यापार था नहीं। उसके बाद जो विकसित हड़प्पा सभ्यता आई, जो मेन हड़प्पा सभ्यता है, उसमें कृषि, पशुपालन, शिकार ये तो था ही, साथ में व्यापार और शुरू हो गया और ज़्यादा उत्पादन हुआ। कृषि उत्पादन ज़्यादा हुआ तो उत्पादन के कारण जो कच्ची बस्तियाँ वो बड़े शहरों के रूप में, फिर बाद में व्यापारिक केंद्र, मतलब बड़े नगरों के रूप में सामने आए। एक दूसरे से व्यापार हुआ। अन्य जो मेसोपोटामिया या अन्य जो सभ्यताएं थी उनके साथ व्यापार के जो अवशेष हैं हमें वो भी मिलते हैं कि उनके साथ वे व्यापार से जुड़ी हुई थी। तो निर्वाह के तरीके में हम देखेंगे। तो ये जो मेन जो यहाँ पर जो फोकस किया गया, ये बताया गया पूर्व हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। यानी कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे, ठीक है। तो निर्वाह के तरीके देखो, हड़प्पावासी पेड़ पौधों से कई प्रकार के उत्पाद और मछली आदि का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता से मिले अनाजों के दानों में गेहूं, जो चावल, सफेद चना, ठीक है, दाल, चावल, बाजरा और तिल आदि शामिल है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता है मेन, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, उससे पहले के जो लोग थे, हड़प्पा पूर्व के लोग थे, वो मुख्य रूप से पेड़ पौधे, जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे, जंगल, उन पर निर्भर थी और उनसे अनेक कंदमूल, फल, ठीक है, वो ला करके खाते थे। साथ में यहाँ पर मछली है ना, मछली की हड्डियां वगैरह मिली है, तो मछली भी खाते थे ये लोग। मछली पालते भी थे, उनको खाते भी थे। इसके अलावा यहाँ पर हमें खुदाई के अंदर कुछ मतलब अनाज के अवशेष मिले हैं अलग अलग हड़प्पा स्थलों से। तो उनमें क्या क्या है देखो, अनाज में गेहूं है, जौ है, दाल है, सफेद चना है, चावल है, बाजरा है तथा तिल है। ये प्रमुख
खाद्य फसलें थी इनकी। तो ये लोग भोजन के रूप में मछली, पेड़ पौधों पर निर्भर थे। इसके अलावा अनाज, गेहूं, जो चावल, दाल, जो सफेद चना है वगैरह, इन पर निर्भर थे खाद्य के रूप में, खाने के रूप में। हड़प्पावासी भेड़, बकरी, मवेशी, सुअर, भैंस आदि भी पालते थे। इसके अलावा भेड़, बकरी, सुअर ये सब पालतू जानवर थे इनके। इसके अलावा कुछ जंगली जानवर भी थे, जैसे वराह है, जंगली सुअर, हिरण, पक्षियों और घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि की भी यहाँ पर हमें अनेक स्तरों से हड्डियां मिली है। घड़ियाल, मगरमच्छ, पक्षियों की हड्डियां मिली है। इसके अलावा जंगली सुअर वराह है उसकी, ठीक है, हिरण है, इनकी भी हड्डियां मिली है। ये लोग जानवरों का शिकार करके मांस प्राप्त करते थे, यानी कि लोग जंगलों में जाते, जानवरों का शिकार करते और उनसे मांस प्राप्त करते थे, ठीक है, मांस प्राप्त करते थे, पर उनको खाते भी थे, रख भी लेते थे, ठीक है, उनकी संग्रहण करते थे, खाते संग्रहण। अब ये जो हड्डियां वगैरह मिली है हमें, ये कुछ स्थल हैं, जैसे मान लो ये मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का जो राज्य है ना बलूचिस्तान, वहां पर एक स्थल मिला है मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ जो है वो संभवतः हड़प्पा, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है ना, उससे पहले का ही स्थल है। और यहाँ से हमें, मेहरगढ़ से हमें भैंस, जो भैंस होती है ना, भैंस, बफेलो, उसकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कपास के भी अवशेष मिले हैं। लेकिन ये मिले कब के हैं? हड़प्पा सभ्यता, जो मेन हड़प्पा सभ्यता है ना, विकसित हड़प्पा सभ्यता, उससे पहले के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के हैं, यानी कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले ही मेहरगढ़ के अंदर पशुपालन वगैरह लोग करने लग गए थे, कृषि कार्य करने लग गए थे, ठीक है। तो निर्वाह के तरीके समझ गए। निर्वाह के तरीके यानी कि जीवन निर्वाह के लिए वो क्या क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, जिसके अवशेष हमें अनेक स्तरों से मिले हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट है कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि लोग कृषि कार्य करते थे ना, तो कौन कौन से साधनों का उपयोग करते थे? जैसे खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करते थे, सिंचाई के साधन क्या थे, ठीक है, कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी कौन सी थी जिसके द्वारा ये खेती करते थे। तो देखो कृषि प्रौद्योगिकी, यहाँ पर जैसे कुछ, जैसे मोहरें मिली हैं, मरण मूर्तियां, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां मिली हमें। उन मिट्टी की मूर्तियों और इनसे मोहरों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा वासी है जो पशु और हल, यानी कि पशु को मतलब संभवतः बैल, ठीक है, बैल जो होता है वो, और हल जो होता है ना वो है, उसको खेती में काम लेते थे, हल जोतने के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हमें हल नहीं मिला है, यानी कि उस समय का वो हल नहीं मिला है, बल्कि उसकी हल की एक मतलब प्रतिरूप, यानी कि मिट्टी की बनी हुई वो मिली है, मूर्ति मिली है, हल मिला है। जैसे बनावली हरियाणा में हल मिला है, मिट्टी का हल, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रतिरूप बनाया है, फोटो बनाई है, उसकी मूर्ति बनाई है, तो इसका मतलब है कि वो लोग काम में तो लेते थे कृषि कार्य में हल का उपयोग। तो देखो मुहरों से तथा मरण मूर्तियों से, यानी कि मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पावासी पशु तथा हल से कृषि करते थे, यानी कि पशु से संभवतः बैल है, ठीक है, और हल, इनसे कृषि करते थे। कई स्थलों से कृषि के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? कृषि के औजार मिले हैं, जैसे दांतली वगैरह, यहाँ पर कृषि के औजार मिले हैं, या संभवतः आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर कुछ औजार हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। एक ये बैल मिला है, ठीक है, तो ये बैल है जो खींचने के। इसके अलावा ये कृषि के औजार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि के औजार, ये ठीक है, तांबे के हैं, ये धातु के औजार, क्योंकि लोहे से तो परिचित थे नहीं, पीतल से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी, तो ये तांबे के औजार वगैरह मिले हैं, ठीक है, अनाज कूटने का या कुल्हाड़ी वगैरह, या फिर ऐसे। जबकि हल नहीं मिला है, बल्कि हल का प्रतिरूप यानी कि मिट्टी का हल मिला है, ठीक है। औजार मिले, यानी कई स्थलों से कृषि के औजार मिले हैं, जो स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पावासी धातु के
औजार काम में लेते थे। सिंचाई के रूप में नहरों और कुओं का उपयोग करते थे। सिंचाई के रूप में नहरों और कुओं का उपयोग करते थे, और जिसके अवशेष हमें हड़प्पा स्थलों से मिले हैं। यानी कि सिंचाई के रूप में ये कुओं का उपयोग करते थे, कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नहरों का उपयोग करते थे ये सिंचाई के लिए। ठीक है, और इसके अलावा सिंचाई करने के लिए जो तालाब है ना, तालाब जलाशय, उनके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, तो उसके भी हमें अवशेष मिले हैं। बनावली है हरियाणा में, यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। बनावली हरियाणा में मिट्टी का हल मिला है, यानी कि मैंने बताया आपको कि मैन जो हल है ना वो नहीं मिला है, बल्कि उसका एक प्रतिरूप मिला है, मिट्टी का हल मिला है। कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा है गगन हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। यहाँ पर हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर जुते हुए खेत भी कैसे, दोहरी फसल की। ठीक है, एक साथ दो फसलें उगाने के भी अवशेष मिले हैं। बाकी का हम देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक पढ़े, बाकी का हम जो मेन जो टॉपिक है ना स्तर पढ़ेंगे 5-7, उनमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। साथ में सोरत गई अफगानिस्तान में है, वहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। यानी कि नहरों से सिंचाई करने के अवशेष कहाँ मिले हैं, सोरत गई अफगानिस्तान में मिले हैं। इसके अलावा धोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, वहां पर जलाशयों यानी कि तालाब में सिंचाई करने के लिए पानी इकट्ठे करने के अवशेष मिले। यानी कि धोलावीरा गुजरात में जलाशयों यानी कि तालाब का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन यानी कि पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। बाकी का इनका विस्तार से हम हड़प्पा के जो 5-7 स्थल पढ़ेंगे ना, वहां पर पढ़ेंगे, इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से स्थल से हमें क्या क्या चीजें मिली है। ठीक है, समझ में आ गया होगा निर्वाह के तरीके, यानी कि ये लोग जीवन यापन के लिए क्या कार्य करते थे, कृषि, पशुपालन, शिकार। ठीक है, ये लोग करते थे, व्यापार नहीं था। ये बात कर रहे हैं हम हड़प्पा सभ्यता से पहले की बात कर रहे हो। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी में यानी कि सिंचाई के साधन क्या थे, और सिंचाई के औजार क्या थे, खेती करने के औजार क्या थे, तो हल वगैरह का उपयोग करते थे। लेकिन हमें हल का प्रतिरूप नहीं मिला है, बल्कि उसकी फोटो वगैरह यानी कि मिट्टी का हल मिला है। जो मैन हल है ना वो नहीं मिले। इसके लिए वह जुते हुए खेत के अवशेष मिले, जो हल द्वारा जुते हुए खेत है ना उसके अवशेष मिले हैं। बाकी हम आगे इनके स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे ना, तब पढ़ेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसके नोट्स बना लो। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो नगर थे ना, जो शहर थे, उनकी नगर योजना के बारे में, कि किस योजना के तहत वो अपना आवास या शहर है उसको बसाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जितने भी नगर हैं, बड़े बड़े जो नगर हैं, ठीक है, शहर हैं, वो 2 भागों में बटे हुए थे, 2 भागों में, और टीलों के रूप में थे। इनकी सारी ऊंचाई पे थे टीलों पर। तो 2 भागों में थे, एक तो पूर्वी टीला होता था, एक पश्चिमी टीला। ठीक है, ये पूर्वी टीला हो गया। ठीक है, और ये पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीला था वो छोटा था। यहाँ पर हम बात करेंगे पश्चिमी टीले की। ठीक है, और ये हो गया आपका पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। अब देखो, पूर्वी टीला था वो पश्चिमी टीला था वो ध्रुव था, यानी ध्रुव के रूप में था ऊंचाई पर। दूसरा क्या था, ये ऊंचा था। ये टीला क्या था, ऊंचा, यानी कि ऊंचा था। दूसरा ध्रुव के रूप में था, ध्रुव बना हुआ था किले के रूप में। ठीक है, जबकि पूर्वी टीला विशेषता क्या था, ये टीला नीचा था, जबकि ये क्या था, शहर, यानी कि आम लोगों के लिए था, शहर के रूप में था। आज भी आपको राजस्थान में देखोगे आप, कई जगह दुर्ग हैं, तो पहाड़ों के ऊपर दुर्ग बने हुए हैं। फिर ठीक है, और आम जनता जो नगर बसती थी वो नीचे होती थी। तो ऐसे ही नदियों के किनारे जो टीले होते थे, तो ऊंचाई पर जो टीला था, ऊंचाई पर जो टीला था उसके ऊपर बनते थे ये नगर योजना बनती थी। 2 भागों में बटी हुई थी, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला जो ऊंचा होता था, जो ध्रुव के रूप में था। संभवतः जो शासक वगैरह, ऐसे तो मतलब हमें शासक वर्ग के वहां पर कुछ ऐसे कुछ मतलब संकेत तो मिले हैं, लेकिन हम पूर्णतः नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे कह सकते कि बड़े लोगों के लिए
अमीर लोगों के लिए, शासक वर्ग के लिए था दुर्ग। जबकि जो आम जो शहर था, नगर था, जो पूर्व में था, नीचे था, नीचे वाले भाग पे, वो नगर के रूप में था। ठीक है, दो भागों में था। कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में। ये भी ध्यान रखना, यानी कि अधिकतर जो स्थल है वो दो भागों में बटे हुए थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। इसके अलावा आपको धोलावीरा ध्यान रखना है, जो गुजरात में है। धोलावीरा है वो तीन भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? तीन भागों में। तो एक तो था वही पश्चिमी टीला, जो ध्रुव के रूप में था, ऊंचाई पे था। ठीक है, ध्रुव के रूप में। जबकि जो नगर था, नगर वो दो भागों में बटा हुआ था। नगर था यानी कि पूर्वी टीले वो दो भागों में बटे हुए थे। तो ये दो भाग थे, ये नगर के रूप में थे, और ये थे ध्रुव के रूप में, पश्चिमी टीला। तो धोलावीरा का ध्यान रखना आपको कि धोलावीरा है वो अपवाद के रूप में है, जो तीन भागों में बटा हुआ है। बाकी शहर कितने भागों में बटे हुए हैं? दो भागों में, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। इसके अलावा आपको एक लोथल का ध्यान रखना है, जो गुजरात में है, बंदरगाह के रूप में था। इसके अलावा यहीं पर एक सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा। ये जो नगर है, शहर मिले हैं, ये जो शहर मिले हैं, ये जो सुरकोटड़ा और ये जो शहर, दोनों जो शहर हैं, ये एक ही प्राचीर से गिरे हुए हैं। यानी कि एक ही, देखो यहाँ पे तो मैंने अलग अलग प्राचीर बनाई है, दीवारें अलग अलग। ठीक है, और ये शहर दुर्ग अलग अलग। इधर भी ये दुर्ग प्राचीर से गिरा हुआ था, वो अलग अलग था, पश्चिमी टीला, और ये भी अलग। लेकिन सुरकोटड़ा और लोथल है वो, जैसे मान लो ये पूर्वी टीला हो गया, पश्चिम टीला हो गया मान लो, और ये पूर्वी टीला हो गया, और ये दोनों ये एक ही प्राचीर से गिरे हुए हैं, दोनों एक ही प्राचीर से गिरे हुए हैं। यानी कि हम बात करें, हड़प्पा के अधिकतर स्थल है वो दो भागों में बटे हुए हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, दोनों टीलों की अलग अलग प्राचीर होती थी, पूर्वी टीले की और पश्चिमी टीलों की। एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है धोलावीरा। धोलावीरा दो भागों में बटा हुआ न होने के अलावा तीन भागों में बटा हुआ है। तीन भागों में बटा है, जिसमें एक पश्चिमी टीला हो गया दुर्ग के रूप में, उसके चारों तरफ प्राचीर होती थी दुर्ग की। जबकि शहर है वो दो भागों में बटा हुआ है, उसकी अलग से प्राचीर है, तो अलग अलग है। जबकि लोथल और सुरकोटड़ा वो दो भागों में बटे हुए हैं, पूर्वी और पश्चिमी टीले के रूप में, लेकिन उन दोनों की प्राचीर अलग अलग न होने के बजाय एक है, अलग अलग होने के बजाय एक है। यानी कि ये पश्चिम टीला, ये पूर्वी टीला, और इनकी प्राचीर एक है। देखो यहाँ पर एक है चारों तरफ प्राचीर, यानी कि दीवारें एक ही है। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। एग्जाम प्रश्न आएगा सीधे सीधा कि नगर योजना के तहत कौन से स्थल हैं जो एक ही प्राचीर से गिरे हुए थे, दुर्ग और शहर के रूप में? तो वो सुरकोटड़ा और लोथल हो जाएगा। ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ऐसा कौन सा स्थल है जो तीन भागों में बटा हुआ था? धोलावीरा गुजरात में। ठीक है, और बाकी सारे सारे दो भागों में बटे हुए हैं, पश्चिम टीला और पूर्वी टीले के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर वास्तुकला में अब यहाँ पे देखो, पहला जो पढ़ेंगे में नगर, इसमें जो वास्तुकला में पढ़ेंगे नगर योजना पढ़ेगी। तो ये नगर योजना हो गई है आपकी। ठीक है, ठीक है। और दूसरा है भवन निर्माण। भवन कैसे बने होते हैं इनके? भवन का मतलब है घर, जो मकान है ना वो किस प्रकार बने होते हैं, कच्चे थे, पक्के थे। या सार्वजनिक भवन भी मिले हमें, सार्वजनिक पुरोहित का मकान बना है जो 5-7 कमरों का एक है, सार्वजनिक भवन। विशाल स्नानागार मिला है यहाँ पर हमें, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्नानागार, अनागार मिला है। ठीक है, इसके अलावा जल निकासी। तो ये 6 जो बिंदु है ना, इस बिंदु के हिसाब से हमें यहाँ पर नगर योजना पढ़ेंगे। और उसमें पहला जो बिंदु है वो है नगर योजना। पहला बिंदु क्या है? नगर योजना। और इस नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना यानी कि बस्तियां किस प्रकार थी वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। दूसरे एक ये भी ध्यान रखना नगर योजना में, ये भी ध्यान रखना आप कि जो इनकी जो प्राचीर है ना, दीवारें हैं, सुरक्षा प्राचीर है यानी दीवारें हैं, उनका बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि भारी शासक है या भारी आक्रमणकारी आ सकते हैं, ये नहीं था। बल्कि उनका उद्देश्य ये था कि उनके जो पशु है ना, क्योंकि पशुपालन मुख्य कार्य था कृषि के साथ साथ, तो पशुओं को चोरी
करके नहीं लेके चले जाए कोई, ठीक है, पशुओं की चोरी करके नहीं लेके जाए, ठीक है, या फिर लुटेरे उनको लूट कर नहीं ले जाए। यानी कि आक्रमण का भय नहीं था कि आक्रमण के भय के कारण ये सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी, दीवारें बनाई गई थी, अपितु पशुओं की चोरी रोकने के लिए और लुटेरों से बचने के लिए ये दीवारें ऊंची ऊंची बनाई जाती थी। तो पहला टॉपिक अपना नगर योजना है। नगर योजना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके मोहनजोदड़ो को दिखाया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं बस्तियां दिया। देखो, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में थे? 2 भागों में, जो मैं समझा चुका हूँ। पहला है दुर्ग यानी कि पश्चिमी टीला, और दूसरा है निचला शहर यानी पूर्वी टीला। देखो, ये कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी होती थी, ठीक है। पहले एक चबूतरा बनाया जाता था, जैसे हम नींव वगैरह रखते हैं ना, ऐसे। तो पहले कच्ची ईंटों का एक चबूतरा बनाया जाता, उसके ऊपर फिर ये भवन वगैरह, बिल्डिंग, अपना मकान या नगर वगैरह बसाते थे, ठीक है। तो कच्ची ईंटों के चबूतरे बने होती थी। दुर्ग को दीवारों से घिरा गया था, यानी कि पशुओं की चोरी से रोकने के लिए और लुटेरों से बचने के लिए दुर्ग है उसको किससे बचाया गया था? चोरी और पशुओं की चोरी और लुटेरों से बचने के लिए सुरक्षा प्राचीरों से घेरा गया था, जो संभवतः भारी सुरक्षा के लिए किया गया था। दुर्ग है वो एक बड़ा चबूतरा बनाया गया कच्ची ईंटों का, उस चबूतरे के ऊपर वो दुर्ग बनाया गया। दुर्ग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई, जो संभवतः पशु चोरी के लिए और लुटेरों से बचने के लिए बनाई गई थी। दूसरा है निचला शहर यानी कि पूर्वी टीला। निचला शहर है वो आवासीय भवनों के लिए प्रसिद्ध था। यह भी दीवारों से घिरा होता था। इसके अलावा कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया जो नींव का कार्य करते थे। इसके अलावा जो पूर्वी टीला था, जो नीचा था, जो शहर के रूप में था, ठीक है, उसको भी सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था। कुछ भवन वगैरह जो हैं, जो शहर के अंदर, निचले शहर के अंदर मिले हैं, वो ऊंचे चबूतरों पर बने हुए थे जो नींव का कार्य करते थे। अब यहाँ पर नोट के रूप में देख लेते हैं। जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पर धोलावीरा है जो गुजरात में, वो 3 भागों में विभाजित था, बाकी शहर 2 भागों में थे, जबकि धोलावीरा 3 भागों में थे। इसके अलावा सुरकोटड़ा और लोथल है के दुर्ग और नगर है वो एक ही प्राचीर से गिरे हुए हैं। सुरकोटड़ा और लोथल के जो दुर्ग और नगर हैं वो एक ही प्राचीर यानी कि एक ही दीवारी के अंदर मिले हुए हैं। हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनके चारों ओर प्राचीन बनाने का, जो दीवारें बनानी है, उसका उद्देश्य क्या था? शत्रुओं से आक्रमण करना। शत्रु मान लो आक्रमण कर दे, उससे बचने का उद्देश्य नहीं था।